कहानी की शुरुआत रसेल नामक एक बेहद चालाक और प्रतिभाशाली चोर से होती है। रसेल अपने 3 भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के सबसे सुरक्षित बैंक को निशाना बनाता है। वे सभी सफाई कर्मचारियों का वेश धारण कर बड़ी ही चालाकी से बैंक के भीतर प्रवेश करते हैं। इस योजना में उनकी सूझबूझ और टीम वर्क साफ झलकता है, जिससे उनकी तैयारी और आत्मविश्वास का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही वे बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं, चारों व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं और हथियार निकाल लेते हैं। अचानक पूरे बैंक में धुआं फैल जाता है, जिससे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही पलों में बैंक पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाता है। सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को तुरंत जमीन पर लिटा दिया जाता है, जिससे डर और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। स्थिति अचानक और भी गंभीर हो जाती है जब बैंक में घुसपैठ करने वाले सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहते। अब वे बैंक के सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं। इस अप्रत्याशित मोड़ से माहौल में तनाव और डर फैल जाता है। हर किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और पुलिस तथा प्रशासन के लिए चुनौती और भी बढ़ जाती है। जैसे ही धुआं बाहर निकलता है, गार्ड तुरंत सतर्क हो जाता है और पुलिस को सूचना देता है। पुलिस की टीम कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच जाती है। देखते ही देखते पूरा बैंक पुलिसकर्मियों से घिर जाता है, जिससे वहां मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती है। इस कहानी में अब प्रवेश करते हैं डिटेक्टिव कीथ फ्रेजियर, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी छवि पर दाग लग चुका है। उनके मन में यह विश्वास है कि अगर वह इस केस को सुलझा पाए तो समाज और विभाग में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लौट सकती है। फ्रेजियर के लिए यह सिर्फ एक और केस नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका है। उनके इरादे मजबूत हैं और वह पूरे जोश के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। रसेल एक अनोखी रणनीति अपनाता है, जिसमें वह सभी बंधकों के कपड़े बदलवाकर उन्हें मास्क पहनने के लिए मजबूर करता है। खुद भी वही कपड़े और मास्क पहनकर वह चोरों और बंधकों के बीच की पहचान को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। इस चाल से पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि असली चोर कौन है और निर्दोष बंधक कौन। यह योजना रसेल की चतुराई और स्थिति पर उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है। रसेल ने खाने की मांग की, जिससे पुलिस को एक योजना बनाने का मौका मिला। उन्होंने पिज्जा बॉक्स में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया ताकि वे रसेल की गतिविधियों पर नजर रख सकें। हालांकि रसेल ने पुलिस की चाल को भांप लिया और रिकॉर्ड की गई आवाज चला दी, जिससे पुलिस भ्रमित हो गई। इस तरह रसेल ने पुलिस को चकमा देकर अपनी चालाकी का प्रदर्शन किया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब बैंक के मालिक आर्थर केस दृश्य में प्रवेश करते हैं। आर्थर केस न केवल अत्यंत अमीर हैं, बल्कि उनके पास काफी शक्ति और प्रभाव भी है। जैसे ही उन्हें वॉल स्ट्रीट ब्रांच में लूट की खबर मिलती है, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। यह क्षण दर्शाता है कि कितनी भी ताकत या दौलत हो, अप्रत्याशित घटनाएं किसी को भी असहज कर सकती हैं। आर्थर की चिंता का कारण लॉकर नंबर 392 है, जिसमें उसका एक गहरा और महत्वपूर्ण राज छुपा हुआ है। यह लॉकर उसके जीवन के कई रहस्यों की चाबी है, जिसे वह किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होने देना चाहता। हर बार जब वह उस लॉकर के बारे में सोचता है, तो उसके मन में डर और बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। यह रहस्य उसके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। आर्थर ने मदेलीन को फोन किया, जो एक जानी मानी महिला है और लोगों के गुप्त मामलों को संभालने में माहिर मानी जाती है। बातचीत के दौरान आर्थर ने स्पष्ट किया कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मुख्य चिंता केवल लॉकर नंबर 392 में रखी चीजों की सुरक्षा है। आर्थर की गंभीरता और उसकी मांग से यह साफ जाहिर होता है कि लॉकर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील वस्तु है, जिसे वह किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। मैडलिन जब रसल से मिलती है तो उसे आर्थर के अतीत के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। रसल बताता है कि आर्थर का इतिहास बहुत ही विवादास्पद रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थर ने नाजी के साथ मिलकर काम किया था और उसी दौरान उसने काफी धन अर्जित किया। आर्थर की संपत्ति और प्रतिष्ठा इसी काले अतीत की देन है, जो अब मैडलिन के लिए चिंता का कारण बन जाता है। अब सच्चाई सामने आती है कि रसेल कोई चोर नहीं, बल्कि न्याय की तलाश में आया है। उसके पास वे सबूत हैं जो आर्थर के अपराधों को उजागर करते हैं, और ये सबूत उसी लॉकर में छिपे हुए हैं। रसेल का मकसद चोरी नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। अब मामला पूरी तरह बदल चुका है और सभी की नजरें उस लॉकर पर टिक गई हैं।
जैसे ही डिटेक्टिव अंदर प्रवेश करता है, उसे सब कुछ सामान्य और शांत नजर आता है। लेकिन बाहर का दृश्य अचानक बदल जाता है जब रसेल एक व्यक्ति को छत पर ले जाकर गोली मार देता है। इस अप्रत्याशित घटना से माहौल में तनाव फैल जाता है। पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और हमले की तैयारी शुरू कर देती है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि रसेल का कोई अता पता नहीं चलता। न तो उसकी कोई निशानी मिलती है, न ही कोई शव या अन्य सबूत। यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर रसेल कहां गया। पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला रहस्य सामने आया कि रसेल कई दिनों से बैंक के भीतर ही छिपा हुआ था। उसने स्टोर रूम में एक गुप्त दीवार के पीछे खुद के लिए सुरक्षित जगह बना ली थी। पुलिस के बैंक छोड़ने के बाद वह बिना किसी को दिखे आसानी से बाहर निकल गया। इस चालाकी से उसने सभी को चकमा दे दिया और अपनी पहचान छुपाए रखी। रसेल चुपचाप लॉकर की ओर बढ़ता है और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाल लेता है। इन दस्तावेजों में आर्थर के छुपे हुए राजराजिये और सच्चाई छिपी हुई है जिसे अब तक दुनिया नहीं जानती थी। रसेल का उद्देश्य है कि वह इन सबूतों को सार्वजनिक कर आर्थर का असली चेहरा सबके सामने लाए। यह कदम न सिर्फ आर्थर के लिए खतरा है, बल्कि रसेल के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आ सकता है। यह कहानी एक साधारण चोरी से कहीं अधिक है। इसमें एक चोर ने न केवल धन चुराया, बल्कि समाज की व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई। अमीर और ताकतवर लोग, जो अक्सर कानून से ऊपर समझे जाते हैं, यहां खलनायक बन जाते हैं। वहीं चोर अपने साहस और बुद्धिमत्ता से हीरो की भूमिका निभाता है। यही इनसाइड मैन की असली पहचान है, जहां न्याय और बदले की जंग एक नई दिशा लेती है। जैसे ही बैंक डकैती बढ़ती है, हालात अचानक गंभीर हो जाते हैं। अब यह सिर्फ चोरी की घटना नहीं रह जाती, बल्कि बंधक संकट का रूप ले लेती है। डकैतों द्वारा बैंक के भीतर मौजूद निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया जाता है, जिससे तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर गुजरता पल इन बंधकों के लिए खतरे को और बढ़ा देता है और पुलिस तथा अपराधियों के बीच बातचीत की शुरुआत होती है। इस पूरे घटनाक्रम में मासूम जिंदगियां दांव पर लगी रहती हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत बैंक को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस बीच डिटेक्टिव कीथ फ्रेजियर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जिनकी नजरें इस मामले को सुलझाने और अपनी बदनाम हो चुकी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने पर टिकी हैं। उनके लिए यह मौका न केवल पेशेवर जिम्मेदारी निभाने का है, बल्कि अपने करियर में खोई हुई साख वापस पाने का भी है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और सभी की निगाहें अब डिटेक्टिव फ्रेजियर पर टिक गई हैं। रसेल, जो इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड है, बड़ी चतुराई से बंधकों और खुद को इस तरह छुपा देता है कि पुलिस के लिए अपराधियों और पीड़ितों के बीच फर्क करना लगभग असंभव हो जाता है। उसकी रणनीति इतनी सूक्ष्म और व्यवस्थित होती है कि हर कोई एक जैसा नजर आता है। इससे पुलिस की जांच और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वे नहीं जान पाते कि असली अपराधी कौन है और निर्दोष कौन। रसेल की यह चाल पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे देती है। रसेल पुलिस की पिज्जा डिलीवरी में छुपाए गए माइक्रोफोन को आसानी से पकड़ लेता है, जिससे उसकी चतुराई और सतर्कता का पता चलता है। उसकी इस चालाकी से डिटेक्टिव फ्रेजियर और अधिक परेशान और निराश हो जाते हैं। यह घटना दर्शाती है कि रसेल न केवल पुलिस की हरकतों पर नजर रखे हुए है, बल्कि वह हर कदम पर उनसे एक कदम आगे भी है। इस टकराव में रसेल की मानसिक क्षमता और फ्रेजियर की चुनौती दोनों ही स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। आर्थर केस, जो एक प्रभावशाली बैंक मालिक हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि डकैती उसी शाखा में हो रही है जिसमें उनका रहस्यों से भरा लॉकर है, वे बेचैन हो उठते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं, क्योंकि इस लॉकर में छुपे दस्तावेज उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। आर्थर की घबराहट यह दर्शाती है कि डकैती केवल पैसों की नहीं, बल्कि गहरे छुपे राजों की भी है। आर्थर ने मैडलिन की मदद ली, जो एक अनुभवी फिक्सर है, ताकि लॉकर 392 की सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम स्पष्ट करता है कि इस चोरी का मकसद केवल धन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण छुपा है। मैडलिन की विशेषज्ञता से यह भी संकेत मिलता है कि लॉकर में रखी वस्तुएं असाधारण या संवेदनशील हो सकती हैं। इस निर्णय के साथ कहानी में रहस्य और गहराई दोनों जुड़ जाते हैं। मैडलिन ने रसेल का सामना किया, जिसके दौरान रसेल आर्थर के अतीत के काले सच को उजागर करता है।
वह बताता है कि आर्थर ने वर्षों पहले एक गंभीर अपराध किया था और उसी अपराध से जुड़ा सबूत एक लॉकर में छिपा हुआ है। यह खुलासा करता है कि चोरी का असली मकसद सिर्फ धन नहीं, बल्कि उस सबूत को हासिल करना था। इस सच्चाई से मैडलिन को पूरी घटना की जड़ समझ में आती है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। रसेल द्वारा की गई एक योजनाबद्ध हत्या ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों में हलचल बढ़ गई है और वे अब बैंक पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है, जिससे सभी संबंधित पक्षों में चिंता और बेचैनी का माहौल है। पुलिस की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है और अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है क्या अदा है। पुलिस ने बैंक में धावा बोल दिया और वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने चारों ओर छानबीन की तो पाया कि रसेल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। उसकी कोई निशानी नहीं मिली, जिससे अधिकारी हैरान रह गए। यह घटना सभी के लिए एक गुत्थी बन गई, क्योंकि रसेल के अचानक लापता होने का कोई सुराग नहीं था। अंतिम मोड़ में रसेल की चतुराई सामने आती है। उसने कई दिनों तक बैंक के भीतर छुपकर खुद को सभी की नजरों से बचाए रखा। जब सबको लगा कि वह पकड़ा गया है, तब वह चुपचाप बैंक से बाहर निकल गया। अपने साथ वह वे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ले गया जिनसे आर्थर के गहरे राज उजागर हो सकते थे। यह खुलासा कहानी को एक नया और रोमांचक मोड़ देता है। कहानी का समापन इस बात पर होता है कि यह चोरी केवल धन प्राप्ति का प्रयास नहीं थी, बल्कि न्याय की खोज थी। रसेल ने भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देकर खुद को एक नायक के रूप में स्थापित किया। उसकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने समाज में बदलाव की लहर पैदा की। अंततः रसेल का संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं।